विंध्यापुर नामक एक सुंदर गांव था। उस गांव में तापमान हमेशा ज्यादा होता था, इसीलिए उस गांव में किसान सारे खेतों में मिर्ची उगाते थे। उसी गांव में सुरेश और राधिका नामक पति पत्नी रहते थे। सुरेश उस गांव में कपास और मिर्ची के ही नहीं बल्कि खजूर भी खेतों में उगाता था, और ये वो उसके पिता से सीखा था। वो बहुत लालची था, हमेशा ज्यादा पैसा कमाने की लालच में रहता था, लेकिन उसकी बीवी हमेशा दूसरों की मदद करने में लगी पड़ी थी। जैसे उसके पिता ने सिखाया था, सुरेश खजूर के पेड़ों में हर 6 महीने में एक बार कीटनाशकों का इस्तेमाल करता था। उनकी अच्छा देखभाल करते हुए आए हुए खजूरों को बेचकर उन पैसों से वो खुश रहता था। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। ऐसे ही एक साल उसे हमेशा से ज्यादा खजूर उसके खेत से मिलते हैं। वो देख वो बहुत खुश होता है और कुछ दिन बाद वो उन खजूर को उसके गांव में बेचने लगता है। खजूर खजूर, मीठे और ताजे खजूर, आइए बाबू आइए, 1 किलो सिर्फ 200 रुपयों में, आइए बाबू आइए। उसके ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के बावजूद और कम दाम में खजूर बेचने के बावजूद कोई भी उसके पास नहीं आता है। ये देख वो बहुत निराश होता है और अपने आप में सोचता है, बहुत मेहनत करके मैं इन खजूरों को बेच रहा हूँ। इस साल तो पिछले साल से भी ज्यादा आया है, फिर भी कोई भी मुझसे नहीं खरीद रहा है। मैंने तो दाम भी कम कर दिया है, फिर भी कोई नहीं आ रहा है, न जाने क्यों। इस सोच में पड़ जाता है, अरे हाँ, मैं अपने खजूर को सिर्फ गांव में बेच रहा हूँ, इसीलिए मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। पर अगर मैं इन खजूरों को निर्यात करूँगा तो मुझे और पैसे मिलेंगे, और इतना ही नहीं, इस साल तो खजूर मुझे बहुत मिले हैं, तो मेरा और भी लाभ हो पाएगा। निर्यात करने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर मैं एक ही बार में सारे खजूरों को निर्यात कर दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं इनमें से आधे अभी निर्यात करूंगा और बाकी बाद में करूंगा। तब तक मुझे आधे के पैसों को संभाल के रखना होगा। ये फैसला करके वो वही करता है, आधे को निर्यात करके बाकी को उसके पास रख लेता है। ऐसे ही वो साल उन आधे खजूर को बेचकर आए हुए पैसों से बहुत खुश रहता है। इतने में अचानक कोरोना वायरस नामक एक भयानक व्याधि का फैलना शुरू हो जाता है। इसी कारण डॉक्टर सभी ये कह रहे थे कि सभी को बादाम, पिस्ता और खजूर खाने की बहुत जरूरत है। ये सुनने के बाद सुरेश भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने उसके बाकी खजूर को बचा के रखे हैं। अरे यार, अगर मुझे पहले ही पता होता कि अचानक इस साल खजूर के दाम बढ़ जाएंगे तो मैं उस आधे खजूर को भी निर्यात ही नहीं करता था, उनको भी यही रख के उन्हें बहुत ज्यादा दाम में बेचता था। चलो, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में दुख होकर कोई फायदा नहीं है। अब मेरे पास जो खजूर बचे हैं उन्हें मैं बहुत अच्छे दाम में बेचूंगा। हाँ, ये फैसला करके उसकी सोच के मुताबिक ही बाकी खजूर को वो गांव में ले जाकर बेचने लगता है। खजूर खजूर, ताजे खजूर, मीठे खजूर, आइए बाबू आइए, 1 किलो का सिर्फ 500 रुपए, आइए बाबू आइए, जल्दी आइए। उसके ऐसे चिल्लाने पर 1 केजी का 500 रुपए होने के बावजूद सारे उसके पास आकर खजूर खरीदने लगते हैं। जब सुरेश की बीवी राधिका को पता चलता है कि सुरेश इतने दाम में खजूर को बेच रहा है, तो वो उसके पास जाती है और ये कहती है, अरे ये क्या जी, आप हमारे गांव वालों को भी दाम इतना बढ़ाकर बेच रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। ऐसे ही चलता रहा तो कोई आपके पास खजूर खरीद नहीं पाएगा। आप ही को सोचकर इसका दाम कम करना होगा ना। राधिका, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, पैसे, इसीलिए मैं इसे ज्यादा दाम पे बेच रहा हूँ। ये कह के सुरेश वहाँ से चले जाता है और फिर ऐसे सोचने लगता है, वैसे भी सभी मेरे पास 500 के किलो खरीद रहे हैं, तो क्यों ना मैं दाम बढ़ा दूं, सभी तो आके खरीदेंगे ही ना। ये फैसला करके वो अगले दिन से खजूर को 1 किलो 1000 रुपए में बेचने लगता है। गांव वाले फिर भी उसके पास खजूर खरीदते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों में
उसके पास मौजूद सारे खजूर वो बेच देता है। आए हुए पैसों से वो बहुत खुश होता है और अगले साल के खेती करने के लिए भी उसके पेड़ों का बहुत अच्छा देखभाल करता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन अगले साल उसके खेत में खजूर को ना उगते देख वो चौंक जाता है। अरे ये क्या, इस साल तो खजूर आए ही नहीं। क्या मैंने कुछ गलती किया है? शायद मैंने ही अपने पेड़ों का ठीक देखभाल नहीं किया होगा। इस बार मैं ठीक से कीटनाशकों का इस्तेमाल करूंगा और अगले साल मुझे खजूर मिलेंगे। ये फैसला करके वो उसकी सोच के मुताबिक ही उसके पेड़ों का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। लेकिन अगले साल भी उसके खेत में खजूर नहीं उगते हैं और ये देख वो बहुत निराश होता है। हाय भगवान, इस साल भी खजूर नहीं आए। मेरे पास तो खजूर के पेड़ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा? उस दिन से वो इतना निराश हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो क्या करे। इसी दुख में वो उसके घर पे ही रहता है और इसी बात के बारे में सोच सोच कर वो बीमार हो जाता है। उसके पति को अस्पताल में जांच करवाने के लिए भी पैसे ना होने के कारण उसकी बीवी राधिका बहुत दुखी होती है। कुछ भी करके मुझे अपने पति का इलाज करवाना होगा और उनका जांच करवाना होगा, मगर मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। मुझे कुछ भी करके पैसे कमाना होगा, लेकिन मैं कौन सा काम करूंगी? मुझे तो सिर्फ मेरे पति के खजूर के पेड़ के बारे में पता है, लेकिन वो पेड़ भी अभी खजूर नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही वो सोचते सोचते उसके खेत में खजूर के पेड़ों के बीच चलती रहती है। कुछ देर बाद पैर दुखने के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मुझे याद है कि ससुर जी ने किसी से कहा है कि खजूर के पेड़ सिर्फ 50 या 60 साल के लिए खजूर देते हैं। शायद इन पेड़ों के उन साल हो गए होंगे, इसीलिए कुछ भी करने के कारण वो खजूर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब नए पेड़ खरीदने के पैसे भी मेरे पास नहीं हैं और दूसरी तरफ मेरे पति का बीमारी बढ़ रही है। मैं क्या करूं? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा दो। जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी, उसी पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों का एक झुंड था। उसमें से एक मधुमक्खी जादुई थी। वो राधिका की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और वो अपने आप में सोचती है, मैं और मेरा झुंड कई सालों से इन्हीं के खेत के खजूर के पेड़ पे खाते हुए बहुत खुश थे और वो सब इसके पति के कारण ही था। अब जब इसका पति बीमार हो गया है, हमें उसकी मदद करनी होगी। ये फैसला करके वो मधुमक्खी राधिका के पास जाकर उसे पुकारती है, राधिका, राधिका। हाँ, कौन बुला रहा है मुझे? राधिका, मैंने तुम्हें बुलाया। राधिका को फिर भी वो मधुमक्खी ना दिखने के कारण वो जादुई मधुमक्खी एक औरत के रूप में बदलकर उसके सामने प्रकट होती है। कौन हो तुम? मेरे सामने ऐसे अचानक कैसे प्रकट हुई? मैं एक जादुई मधुमक्खी हूँ। तुम्हारे पति के कारण मैं और मेरा झुंड कई सालों से तुम्हारे इन मीठे खजूर के पेड़ों पे जी रहे हैं और वो भी आराम से, और इसीलिए हमने फैसला किया कि आज हम आपकी मदद करेंगे। ये कहकर वो मधुमक्खी राधिका को एक पेड़ देती है, खजूर का पेड़। मुझे पता है कि तुम्हारे पति बीमार पड़े हैं और तुम्हारे पास खजूर के पेड़ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। ये कह के वो औरत राधिका की आंखों के सामने एक जादुई मधुमक्खी का रूप लेकर वहां से गायब हो जाती है। उस मधुमक्खी के गायब हो जाने के तुरंत बाद राधिका उसके दिए हुए पेड़ को उनके खेत में लगाती है और उस पेड़ को पानी देकर वहां से खुशी खुशी चले जाती है। अगले दिन जब वो उस पेड़ को पानी देने के लिए खेत जाती है तो वहां एक बड़े पेड़ को देख वो चौंक जाती है, और इतना ही नहीं, उस पेड़ के सोने के खजूर भी उगते हैं। ये देख वो आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये क्या, इस पेड़ को लगाने के एक ही दिन में ये इतना बड़ा हो गया और इसके खजूर भी आ गए, और ये लग रहे हैं कि सोने के खजूर है। मैं इन्हें एक सोने के दुकान को लेकर एक बार दिखाऊंगी, तब मुझे पता चलेगा
कि ये असली सोना है कि नहीं। उसके फैसले के मुताबिक जब वो एक सोने के दुकान जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि वो सचमुच सोने के खजूर हैं। अरे ये तो सच में सोने के खजूर है माता। ये कहकर वो उन सोने के खजूर के बदले में राधिका को पैसे देता है। राधिका उन पैसों को लेकर खुशी खुशी वहाँ से उसके घर चली जाती है। घर पहुँचते ही वो उन पैसों को अपने पति को दिखाते हुए जो कुछ भी हुआ उन्हें समझाती है। उन पैसों को देख सुरेश बहुत जल्दी वापस पहले की तरह बन जाता है। उसकी बीमारी चली जाती है। राधिका को बेहद खुशी होती है कि उसके पति को अस्पताल में जांच करवाए बिना ही ठीक हो गए हैं। उसके बाद सुरेश को उसकी गलती का एहसास होता है और वो उसके लालच को छोड़ देता है। आए हुए पैसों से वो और भी खजूर के पेड़ खरीदकर उन्हें उसके खेत में हमेशा की तरह उगाता है। इस बार उसके खेत में आए हुए खजूर को वो अपने गांव वालों को कम दाम में देने लगता है, जैसे उसकी बीवी कहती है, और बाकी के खजूर को वो विदेश को निर्यात भी करता है। और उस सोने के खजूर के पेड़ से आए हुए सोने के खजूर को वो सोने की दुकान में बेचकर उन पैसों को भी अच्छा इस्तेमाल करता था। दूसरों की सहायता करते हुए और एक बड़े घर खरीदकर सुरेश और राधिका खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले कानापुर नामक एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। नितिन नामक लड़का उस परिवार के बच्चों में से सबसे बड़ा था। उस कारण परिवार के लोग ये मानते थे कि जो भी नितिन करता था बाकी बच्चे भी वही रास्ता पकड़ेंगे। इसीलिए नितिन को ऊंची और अच्छी शिक्षा पढ़ाया गया था। नौकरी की उम्र में आए नितिन नौकरी की प्रयत्न करते हुए बाकी समय में अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था। नितिन और उसके दोस्त बचपन से साथ रहने के कारण एक दूसरे से बहुत करीब थे। जब भी नितिन को समय मिलता था, अकेले रहते हुए उसके दोस्त राकेश के घर जाके सभी साथ में समय बिताते थे। इतना ही नहीं, नितिन को खाना पकाना बहुत अच्छा लगता था और नितिन के दोस्तों को उसके हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता था। सभी मांसाहारी होने के कारण हर बार नितिन कोई नया प्रकार का चिकन बिरयानी बनाता था। नितिन का विशेषता ये था कि वो पकवान खुद की विधि से बनाने के बावजूद भी बहुत स्वादिष्ट रहता था। अरे नितिन, अगर तुम प्रयत्न करोगे ना तो पक्का बावर्ची बन जाओगे यार। मुझे भी प्रयत्न करने का मन है यार, मगर क्या? मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं मानेंगे यार। अब प्रयत्न करके क्या फायदा? एक बार बात करिएगा तो ही पता चलेगा ना। मौका ही नहीं है यार, रहने दे। ये कह के वहाँ से वापस घर चला जाता है। जब रविवार के एक दिन नितिन का पूरा परिवार साथ में समय बिता रहे थे, एक तरफ घर की औरतें सारे रसोई घर में खाना बनाने के लिए तैयारी करते हुए सब्जियां काट रहे थे। तब नितिन वहां जाता है। माँ, चाची, मौसी, क्या बना रहे हो आज? चिकन बिरयानी बना रहे हैं बेटा। 18 लोगों के लिए बनाना है तो समय लगेगा। तुम जाओ, खाना लगा के बुलाएंगे, ठीक है? आज मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगा। हटिए सब। क्या तुम बनाओगे? हाँ, 5 प्रकार के चिकन बिरयानी, ठीक 18 लोगों के लिए काफी। ऐसे चिकन को मसाला लगाता है। दूसरी तरफ कढ़ाई लेके उसमें चावल पकाता है। एक मटके में चिकन करी पकाते हुए दूसरी तरफ प्याज, लहसुन और मिर्ची तैयार रखता है। नितिन के खाना पकाने का तरीका देख के वहाँ मौजूद उसकी माँ, चाची और मौसी चौंक जाते हैं। बताए हुए समय में 5 प्रकार के बिरयानी तैयार करके सबको खाना के लिए बुलाता है। खाने का सुगंध घर में मौजूद सभी को आकर्षित करता है। खाने के लिए आए नितिन के पिताजी और बाकी सदस्य यकीन नहीं कर पाते हैं कि नितिन ने ही खुद इतने प्रकार के व्यंजन बनाया। अरे नितिन, क्या तुमने ये सब किया है? जी पिताजी, मटका चिकन बिरयानी, चिकन दम बिरयानी,
तले हुए चिकन का बिरयानी, नारियल के दूध का चिकन बिरयानी और चिकन खीमा बिरयानी मैंने ही बनाया है। सूखने से पहले ही खाएंगे। आइए पिताजी। ऐसे सभी मिलके खाना शुरू करते हैं। खाना शुरू किए हुए लोग खत्म होने तक एक भी बात किए बिना खाते ही रहते हैं। खाना खत्म होते वक्त नितिन के दोनों दोस्त राकेश और उज्जवल उसके घर पहुंचते हैं। आते ही आहा, लगता है आज नितिन ने ही खाना पकाया है। तुम्हें कैसे पता है बेटा? विधि के सारे प्रयोग राकेश के ही घर पे तो करता है ना अंकल। उसके हाथों में जादू है अंकल। जो भी पकाता है बस स्वादिष्ट रहता है। मुख्य रूप से चिकन बिरयानी। नितिन के हाथ का खाना स्वाद करके और उसके दोस्तों से उसकी प्रशंसा सुन के उसके पिताजी उसकी प्रतिभा पहचान के सोच में पड़ जाते हैं। परिवार के सारे सदस्य नितिन की पाक कला के प्रशंसक बन जाना उन्हें बहुत खुश कर देता है और नितिन को बुला के बात करने का फैसला करते हैं। बेटा नितिन, इधर आओ। तुम्हारे बनाए हुए सारे बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है। खुद की विधि से बना के भी इतना अच्छा बना पाए हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना पका सकते हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम में इतना प्रतिभा है तो मैं तुम्हें बावर्ची बनाने के लिए प्रोत्साहित करता बेटा। पिताजी, सच्ची? मतलब आप जो कह रहे हो क्या वो सच है? यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। भैया, क्या बात कर रहे हो आप? मेरे भी बच्चे अब बावर्ची बनने की ठान लेंगे। अरे जीजा जी, बच्चों का भविष्य अच्छा हो इसीलिए तो नितिन को इतनी ऊंची शिक्षा पढ़ाई है। अब आप कह रहे हो कि उसे बिल्कुल असंबंधित काम करो। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। घर के सारे लोग के ना मानने पर नितिन के पिताजी भी कुछ नहीं कह पाते हैं। नितिन को उम्मीद देकर तुरंत उसे निराश कर देते हैं। नितिन बेचारा कुछ नहीं कह पाता है और गम में अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। तब नितिन के दोस्त, अरे नितिन, मेरे पास एक उपाय है। क्या है वो? अगर हम चुपके से एक बिरयानी का टेक अवे शुरू करें तो? वाह रे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोच है। वैसे कहाँ लगाएंगे उज्जवल? कहाँ पकाऊंगा और कहाँ बेचूंगा? पकाना मेरे घर में करो, तुम्हें आदत भी तो है। और बिरयानी का टेक अवे हम उज्जवल के लस्सी के दुकान में ही लगाएंगे। खाना पकाने के लिए और बेचने के लिए क्या इससे अच्छा स्थान मिलेगा तुमको? हाँ, मगर निवेश, व्यापार का प्रक्रिया, ऐसे बहुत काम है। हाँ, हम सबके बचे हुए पैसों के साथ धीरे से शुरुआत करेंगे। पहले दिन के आए हुए पैसे ही दूसरे दिन का निवेश होगा और आगे के दिनों के लिए वही प्रक्रिया भी बन जाएगा। इतने शुभ काम के लिए परेशान क्यों हो रहे हो तुम? ऐसे तीनों दोस्त फैसला करके अगले दिन के लिए तैयारी करते हैं। राकेश और उज्जवल किराना चीजें लेकर आते हैं। नितिन राकेश के घर पे बैठकर नए व्यापार के लिए विधि और प्रक्रिया का तैयारी करता है। राकेश और उज्जवल मिलके लस्सी सेंटर में बिरयानी का टेक अवे बोर्ड लगाते हैं। अगले दिन सुबह नितिन राकेश के घर के लिए निकलता है। वहाँ मौजूद चाकू और बाकी सामग्री तैयार रखता है। नितिन उसका प्रतिभा दिखाते हुए सिर्फ उसके काम पे दृष्टि लगाते हुए स्वाद कम ना करके चिकन को मसाला लगाता है। चिकन दम बिरयानी के लिए मसाला लगाए हुए चिकन को थोड़ा सा तेल में फ्राई करके दही को ऊपर से डाल के रखता है। ऐसे ध्यान से सारे व्यंजनों को बनाता है। राकेश और उज्जवल को बुला के बिरयानी उनके साथ दुकान को भिजाता है। लस्सी पीने के लिए आए हुए लोग वहाँ बिरयानी का सुगंध अच्छा लग के बिरयानी खरीदना शुरू करते हैं। पहले ही दिन सारा बिरयानी बिक जाने पर नितिन को अपने आप पे भरोसा आता है और दूसरे दिन के लिए तैयारी करता है। ऐसे कुछ ही दिनों में उज्जवल लस्सी सेंटर में बिक रहे बिरयानी बहुत प्रसिद्ध होता है। ऐसे ही नितिन के पिताजी तक ये बात पहुंचती है। गांव वालों का उस बिरयानी के बारे में बात करना और प्रशंसा करना सुन के उन्हें शक आता है। उज्जवल को मिलके सच जान लेते हैं।
बेटा को प्रोत्साहन करना उन्हें सही और जरूरी लगता है और इसीलिए नितिन को बुला के बात करते हैं। बड़े पैमाने पे पारिवारिक सामंजस्य नितिन के लिए चिकन बिरयानी टेक अवे का दुकान खुलवाते हैं। नितिन भी उसके पिताजी का भरोसा को बनाए रखता है और दिन ब दिन प्रसिद्ध होते ही रहता है। इतना ही नहीं, नितिन के परिवार के बाकी सदस्य उनके बच्चों के मामले में चिंता छोड़ के उन्हें खुद उनकी भविष्य का निश्चय करने छोड़ देते हैं। बच्चों, आप भविष्य में जिस दिशा की ओर जाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करके अपना प्रतिभा दिखा के सफल होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे बच्चे खुशी से कहते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में जगन और सरस्वती नामक पति पत्नी रहते थे। उनका ऋत्विक नामक एक होशियार बच्चा भी था। उनके खुद का एक होटल भी था। वहाँ हर रोज स्वादिष्ट और अच्छा सुगंध आने वाला बज्जी बना के बेचते थे। ऋत्विक भी पढ़ते हुए उसके माँ बाप का मदद करता था। हमेशा की तरह जगन बज्जी बना के बेचने लगता है। आलू बज्जी, मिर्ची बज्जी, ऑनियन बज्जी, आइए बाबू आइए। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने पर उस रास्ते में जाते हुए लोग सारे उस सुगंध की वजह से बज्जियां खरीद के जाते थे। ऋत्विक होटल में अपने माँ बाप की सहायता करने के बाद अपनी माँ को बता के कुछ बज्जियां अपने दोस्तों को खिलाने अपने साथ लेके खेलने चला जाता था। ऐसे उस दिन ऋत्विक हर रोज की तरह उसका काम खत्म करके होटल में से कुछ बज्जियां लेके अपनी माँ को बोल के निकल पड़ा। बच्चियां लेके जाने पर भी माँ इसीलिए कुछ नहीं कह रही है क्योंकि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं भी सिर्फ इसीलिए उनकी मदद कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों के लिए काम करना ही पड़ेगा। ऐसे सोच के बच्चियों को लेके अपने दोस्तों के पास जाता है। मैंने ये बच्चियां आप सबके लिए लाया है, लेके खाओ। ऋत्विक, हमें ये बज्जियां नहीं चाहिए। क्यों? बज्जियां क्यों नहीं चाहिए? तुम हर रोज बज्जियां के सिवा कुछ नहीं लाते हो। रोज रोज ये खा के अब हम पक गए। हाँ यार, अब से तुम बज्जियां लाना बंद करो और हमारे साथ खेलने भी मत आओ। ऐसे मत कहो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी करूंगा। अच्छा, तो फिर तुम्हें हम सब के लिए आइसक्रीम खरीद के लाना होगा। मंजूर है? तुम लोगों को आइसक्रीम खरीदने के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। मेरे पापा भी मुझे उतने पैसे नहीं देंगे। कुछ और पूछो, मैं करूंगा। तुम इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने पापा से पैसे पूछना पड़ेगा ना? हाँ, उनसे बिना पूछे पैसे लेने का मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम पक्का करोगे तो ही बोलूंगा। तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या है वो उपाय? तुम्हारे होटल में खाने बहुत लोग आते हैं। उस समय में तुम्हारे माँ बाप काम में व्यस्त रहते हैं, तो तब तुम जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लेके आ जाओ। किसी को तुम पे शक ही नहीं होगा। कोई ये भी नहीं जान पाएगा कि पैसे गायब भी हुए। हाँ, ये भी सच है। कल मैं पक्का तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। ऐसे अपने दोस्तों को कह के खुशी खुशी घर चला जाता है। अगले दिन जब उसके माँ बाप काम में लगे हुए थे, ऋत्विक किसी को दिखे बिना चुपके से पैसे लेके अपने दोस्तों के पास चले जाता है। मैंने कहा था ना कि तुम सबको मैं आज आइसक्रीम खिलाऊंगा। चलो जाके खाएंगे। ऐसे वो उसके दोस्तों को लेके आइसक्रीम बेचने वाले के पास जाता है और सबको आइसक्रीम खिलाता है। कल क्या चाहिए बोलो, मैं खरीदूंगा। कल तुम जो कहो वही चाहिए हमें। ठीक है, कल मैं तुम लोगों को मेरा मनपसंद खाना खिलाऊंगा। ऐसे कहकर वो घर चला जाता है। रात में सोए बिना अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहता है। कल मुझे अपने दोस्तों को कुछ अनपेक्षित खिलाना होगा। मतलब मुझे कल और पैसे लेके जाना होगा। ऐसे ऋत्विक अपने दोस्तों के कहा मान के हर रोज अपने माँ बाप को बताए बिना उनके मनपसंद चीजें खरीद के देता था। आखिर में ये उसका एक बुरी आदत बन चुका था। हर रोज की तरह जब एक दिन ऋत्विक उसके माँ बाप के
काम करते वक्त पैसे लेने गया था तो उसकी माँ उसे देखती है। ऋत्विक, यहाँ आओ। हाँ माँ, क्या हुआ? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं माँ। सच कहो, मैंने तुम्हें पैसे लेते हुए देखा। ऐसे बिना पूछे पैसे लेना गलत है। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम अब पैसे भी चोरी करना सीख गए। माँ, मुझे माफ करो। मैंने अपने दोस्तों के लिए ये सब किया है। आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगा। पहली बार है इसीलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। आइंदा ऐसे करोगे तो चुप नहीं रहूंगी। जी माँ। लेकिन उसकी माँ ये सोच में पड़ के दुखी होती है कि उसके बेटे को ये बुरी आदत आया कैसे। उसकी माँ को जब ऋत्विक ने ऐसे देखा तो वो तुरंत बदल गया। अपने दोस्तों के पास जाना बंद कर दिया। हर रोज अच्छे से पढ़ के अपने माँ बाप की मदद करते हुए रहता था। ऐसे कुछ दिनों बाद अचानक पैसों की पेटी में पैसे नहीं दिख रहे थे। उससे उसकी माँ को ऋत्विक पे ही शक आता है और जो कुछ भी उससे पहले हुआ उसके पति को बताती है। तब जगन और सरस्वती दोनों ऋत्विक के पास जाके पूछते हैं, ऋत्विक, पैसों की पेटी में पैसे नहीं हैं, तुमने ही लिया है ना? माँ, जब से तुमने बोला तब से मैंने चोरी करना बंद ही कर दिया। मेरे दोस्तों के पास भी जाना बंद कर दिया। मुझे उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, अगर तुमने उस पेटी से पैसे लिए हैं तो कह दो हमें, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुमने नहीं लिया तो पेटी से पैसे कैसे गायब हुए? किसने निकाला होगा? सच कहो ऋत्विक। माँ, मुझे सच में नहीं पता है कि पैसे कहाँ गए। इससे पहले मेरा पैसे लेना सच ही है, मगर मैंने वो सब बंद कर दिया। अब तो मैंने नहीं लिया। जब से पैसे खो गए तब से जगन और सरस्वती बहुत ध्यान से सब पे नजर रख के काम करने लगे। मेरे पास पैसे खत्म हो गए। कुछ दिन पहले एक होटल से बहुत आसानी से पैसे चोरी कर लिया था मैंने। वापस वही जाके पैसे लेके आऊंगा। ये फैसला करके वापस उस होटल को जाता है। बच्चियां खाके पैसे देने का नाटक कर रहा था और कोई ना देखने के समय में पैसे चोरी करने वाला था जब जगन उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। इतने उम्र के आदमी होके भी मेहनत किए बिना पैसे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? इससे पहले भी तुमने यहाँ चोरी किया था ना? वो चोर पिटने के डर से सच बोल देता है। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे कभी नहीं होगा। मेहनत से ही काम करूंगा। चोर को उसकी गलती का एहसास होने पर जगन उसे माफ कर देता है। ऋत्विक पे उसकी गलती के बिना शक करने के लिए उसके माँ बाप दुखी होते हैं। आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो माँ? उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती के बिना शक किया और आज तुम्हारे पापा ने असली चोर को पकड़ा है। मुझे तुम पे शक नहीं करना था बेटा। मुझ पर शक करने की वजह तो भी मैं ही हूँ ना माँ। अगर मैं वो नहीं करता तो आपको मुझ पे शक नहीं होता। आपने मुझे मेरी गलती समझाया, इसलिए मैंने वो करना छोड़ दिया, वरना मैं शायद बड़े होके भी यही करता। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा माँ। तब से जगन होटल में सावधान रह के काम करने लगा। अलग प्रकार के बच्चियां बनाना शुरू करके उन्हें बेच के खुशी से जीने लगा। उनका व्यापार भी अच्छा चलने पर सभी खुश थे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती चाहे एक ही बार किया हो, लोगों से भूला नहीं जाता। इसीलिए गलती पहली ही बार नहीं करना चाहिए। सोच समझ के कदम उठाना चाहिए।